बीकॉम पार्ट सेकंड ABST पेपर सेकंड कॉस्ट अकाउंटिंग। कल मैंने आपको कंपोनेंट्स ऑफ टोटल कॉस्ट कुल लागत के विभिन्न अंग के विषय में बताया था। इस पर व्याख्यान दिया था जिसमें मैंने आपको प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल्स इसके संबंध में जानकारी दी थी। आज हम देखेंगे प्रारंभिक एवं अंतिम स्टॉक का समायोजन, एडजस्टमेंट ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक। किसी भी अवधि के दौरान हुए उत्पादन के संबंध में प्रारंभिक एवं अंतिम स्टॉक तीन प्रकार का हो सकता है। कहने का मतलब है उत्पादन, जब हम किसी वस्तु का प्रोडक्शन करते हैं तो उसके संबंध में हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक 3 टाइप्स का हो सकता है और तीनों ही प्रकार के स्टॉक का समायोजन लागत विवरण में आपको करना होता है। किस प्रकार किया जाता है ये मैं आपको बता रही हूँ। पहला है कच्ची सामग्री का स्टॉक, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। यदि वर्ष के दौरान क्रय किए गए माल की आपको सूचना दी गई है तो हम इसमें कच्चे माल के प्रारंभिक स्टॉक को जोड़ देंगे और अंतिम स्टॉक को घटा देंगे। इस प्रकार से जो हमारे पास लागत आएगी वो कहलाएगी अवधि के दौरान उपभोग की गई सामग्री की लागत। सूत्र के रूप में मैं आपको समझाती हूँ कि कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इज इक्वल टू परचेजेस प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। इस तरह से आपके पास उपभोग की गई सामग्री की लागत ज्ञात हो जाएगी। दूसरा है अर्ध निर्मित माल का स्टॉक। यदि आपको स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस के संबंध में सूचना दी गई है। अब सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक क्या होता है। तो आप जानते हैं कि उत्पादन का कार्य जो है वर्ष पर्यंत चलता रहता है और अतः वर्ष के अंत में कुछ माल प्रक्रिया में शेष रह जाता है। कहने का मतलब है वो वर्ष के अंत तक भी फाइनली रूप से पूर्ण रूप से निर्मित नहीं होता। इसे मशीनों में माल भी कहते हैं। कहने का मतलब है अभी इस पे प्रोसेसिंग किया जाना और आवश्यक है। अर्धनिर्मित माल जो है इससे हमारा तात्पर्य ऐसे माल से होता है जिस पर सामग्री, श्रम एवं उपरिव्यय के संबंध में कुछ लागतें लग चुकी हैं और कुछ लागतें लगना बाकी है। तो इस प्रकार से माल के प्रारंभिक एवं अंतिम स्टॉक का समायोजन वर्क इन प्रोग्रेस अर्धनिर्मित माल के संबंध में 3 विकल्प हो सकते हैं। पहला विकल्प मैं आपको बताती हूँ, यदि अर्धनिर्मित माल का मूल्यांकन मूल लागत पर किया गया हो। तो यदि हम अर्धनिर्मित माल का मूल्यांकन मूल लागत पर करते हैं तो ऐसी दशा में कारखाना उपरिव्यय लिखने से पूर्व ही अर्धनिर्मित माल के स्टॉक का समायोजन किया जाता है। कैसे करते हैं ये मैं आपको सूत्र के रूप में बताती हूँ कि प्राइम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी आपने मूल लागत ज्ञात कर ली तो प्राइम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि हम अर्धनिर्मित माल का मूल्यांकन मूल लागत पर कर रहे हैं इसलिए हम जो मूल लागत है इसी में ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस को जोड़ देंगे और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस को माइनस कर देंगे या घटा देंगे। तो सूत्र रूप में क्या बन जाएगा, प्राइम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। सेकंड है, यदि अर्धनिर्मित माल का मूल्यांकन कारखाना लागत पर किया गया हो तो ऐसी दशा में अर्धनिर्मित माल के स्टॉक का समायोजन कारखाना लागत ज्ञात करने के पश्चात किया जाता है। कहने का मतलब है पहले कारखाना उपरिव्यय मूल लागत में जोड़े जाएंगे और उसके बाद अर्धनिर्मित माल के स्टॉक का समायोजन किया जाएगा। कैसे करेंगे इसे मैं सूत्र के रूप में बताती हूँ कि वर्क कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू वर्क कॉस्ट प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। थर्ड है, यदि अर्धनिर्मित माल में सम्मिलित प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम एवं कारखाना उपरिव्यय की राशि ज्ञात हो तो ऐसी दशा में अर्धनिर्मित माल के प्रारंभिक स्टॉक में सम्मिलित प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम एवं कारखाना उपरिव्यय की राशि को क्रमशः प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम एवं कारखाना उपरिव्यय की राशि में जोड़ दिया जाता है। क्योंकि ये ओपनिंग स्टॉक है इसलिए उससे संबंधित जो भी आपका स्तर है उसमें हम उसको जोड़ देंगे एवं अर्धनिर्मित माल के अंतिम स्टॉक में सम्मिलित तत्संबंधी जो भी लागत है उसको घटा दिया जाता है।
इस प्रकार से हमारे पास में समायोजन किया जाता है। उदाहरण के लिए अगर अपन पहला लागत का तत्व जैसे सामग्री लागत में अर्ध निर्मित माल का समायोजन करना है तो निम्नानुसार किया जाता है। जैसे डायरेक्ट मटेरियल, सबसे पहले हम डायरेक्ट मटेरियल की जो भी लागत है वो दिखाएंगे। उसमें हम ऐड करेंगे डायरेक्ट मटेरियल इंक्लूडेड इन ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, कि उससे संबंधित वर्क इन प्रोग्रेस का जो ओपनिंग स्टॉक है डायरेक्ट मटेरियल से रिलेटेड, उसको हम ऐड कर देंगे और लेस करेंगे डायरेक्ट मटेरियल इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। इस प्रकार हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल फॉर गुड्स प्रोड्यूस। तो कहने का मतलब है कि अगर प्रत्यक्ष श्रम से संबंधित है वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक तो उसमें भी हम इसी प्रकार से करेंगे, और यदि कारखाना उपरिव्यय से संबंधित वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक ओपनिंग और क्लोजिंग है तो कारखाना उपरिव्यय में ओपनिंग स्टॉक को ऐड कर दिया जाएगा और क्लोजिंग स्टॉक को लेस करके दिखाएंगे। थर्ड है पूर्ण निर्मित माल के स्टॉक का समायोजन, एडजस्टमेंट ऑफ फिनिश्ड स्टॉक। अभी मैंने आपको अर्धनिर्मित माल के स्टॉक का समायोजन बताया था। अब मैं आपको बताती हूँ पूर्ण निर्मित माल के स्टॉक का समायोजन। पूर्ण निर्मित माल का समायोजन कार्यालय उपरिव्यय जोड़ने के पश्चात किया जाता है और इस उद्देश्य से उत्पादन लागत में हम प्रारंभिक स्टॉक की लागत को जोड़ दिया जाता है एवं अंतिम स्टॉक की लागत को घटा दिया जाता है। इसके पश्चात जो राशि हमारे पास बचती है उसे हम कहते हैं बेचे गए माल की उत्पादन लागत। सूत्र के रूप में मैं आपको बताती हूँ कि प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। इस तरह से हम इसका समायोजन करके बताते हैं। अब आता है कुछ विशेष प्रकार की मदों का समायोजन, एडजस्टमेंट ऑफ सर्टेन स्पेशल आइटम्स। अब कुछ हमारे विशेष प्रकार के जो आइटम्स हैं, मदें हैं, उनका समायोजन किस प्रकार से किया जाए ये मैं आपको बताऊंगी। पहला है सामग्री क्रय के संबंध में गाड़ी भाड़ा, चूंगी आदि। यदि आपको सामग्री क्रय के संबंध में गाड़ी भाड़ा, चूंगी आदि की सूचना दी गई है तो आपको ध्यान में रखना है कि सामग्री खरीदने के ये जो व्यय हैं इनको क्रय की गई सामग्री की लागत में जोड़ दिया जाना है, यानी आपको जोड़ देना है। सेकंड है सामग्री की वापसी, यानी कि आपको यदि जो मटेरियल है उसकी जो आपने बेचा है वो वापस आ जाता है। यदि किसी भी अवधि में क्रय की गई सामग्री में से कोई भी सामग्री लौटा दी जाए तो ऐसी सामग्री का मूल्य क्रय की गई सामग्री की राशि में से घटा दिया जाता है। तीसरा है सामग्री की असामान्य हानि। यदि क्रय की गई सामग्री का, जो सामग्री हमारे द्वारा क्रय की गई है, यदि उसका एक भाग आग के द्वारा, बाढ़ अथवा अन्य किसी भी प्राकृतिक आपदा से नष्ट हो जाता है तो ऐसी सामग्री की हानि को क्रय की गई सामग्री में से घटा दिया जाएगा, क्योंकि ऐसी सामग्री असामान्य हानि के रूप में लागत लाभानी खाते में लिखी जाती है। चौथा है सामग्री के अवशेष अथवा दूषित सामग्री के विक्रय से प्राप्ति। यदि सामग्री का अवशेष अथवा दूषित सामग्री सामान्य हानि के रूप में है तो ऐसी सामग्री से जो राशि हमें प्राप्त होगी उस सामग्री के मूल्य में से कम कर दिया जाएगा। यदि ऐसी प्राप्ति सामग्री की असामान्य हानि से हो तो उसे सामग्री की लागत में से नहीं घटाया जाएगा। फिफ्थ है सामग्री का दान अथवा नमूने के रूप में वितरण। यदि सामग्री का दान कर दिया जाए, यदि आप सामग्री का दान कर देते हैं तो ऐसी सामग्री लागत को क्रय की गई सामग्री में से घटा दिया जाएगा, क्योंकि यह वित्तीय मद है। इसके विपरीत यदि हम देखें कि सामग्री का नमूनों के रूप में निःशुल्क वितरण किया जाए तो इसे क्रय की गई सामग्री में से घटाकर विक्रय एवं वितरण व्यय में जोड़ दिया जाएगा। क्योंकि आपने सैंपल के रूप में निःशुल्क वितरण किया है तो हम क्या करेंगे, इसे क्रय की गई जो सामग्री उसमें से तो घटा देंगे, लेकिन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है इनमें इन्हें जोड़ दिया जाएगा। सिक्स्थ है प्राथमिक पैकिंग की लागत। कुछ प्रोडक्ट की नेचर इस प्रकार की होती है कि वस्तु को प्राथमिक पैकिंग किए बिना विक्रय करना संभव नहीं है।
ऐसी दशा में प्राथमिक पैकिंग की लागत को कच्ची सामग्री की लागत में जोड़ दिया जाता है। 7th है बकाया वेतन। यदि हमें प्रश्न में वेतन का भुगतान एवं बकाया वेतन अलग अलग दिए गए हों तो बकाया वेतन को भुगतान किए गए वेतन में जोड़कर कुल मजदूरी ज्ञात की जाती है। 8th है विक्रय वापसी। यदि प्रश्न में विक्रय एवं विक्रय वापसी की राशि दी गई हो तो यह मानते हुए कि विक्रय वापसी में प्राप्त माल की लागत अंतिम स्टॉक में सम्मिलित है, विक्रय वापसी की राशि को हम विक्रय राशि में से घटाकर दिखाएंगे। यानी सेल्स जो हमने बेचा है, और यदि आपको सेल्स रिटर्न दिखाया गया है तो आप सेल्स रिटर्न की राशि को सेल्स में से घटाकर दिखाएंगे। थैंक यू।